जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं विजय कुमार अपने टारगेट क्लासेस पे न्यू वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। आज की क्लास में हम लोग एकदम बेसिक से इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग बेसिक से इतिहास के बारे में बताने वाले हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको इतिहास को समझाने वाले हैं और इतिहास को सिखाने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले आपको थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा। आप मेरे इस टारगेट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं कोई न्यू नोटिफिकेशन क्लास से संबंधित डालूंगा तो आपके पहले सबसे पहले पहुंचेगा। क्योंकि आज से हम इतिहास के रेगुलर क्लास देंगे और जो भी बताएंगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज से हम इतिहास को एकदम बेसिक से आपको सिखाने का प्रयास करूंगा जहां तक है। ठीक है, आ जाइए। इतिहास की बात किया जाता है तो इतिहास एक बहुत बड़ी समस्या यानी कि बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। और मेरा जो इतिहास सिखाने का आप लोगों का काम रहेगा वो हर एक सबसे अलग रहने वाला है। क्योंकि बोरिंग सब्जेक्ट होते हुए भी अगर हम आपको इतिहास सिखाने का काम कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम बाबर के बारे में पढ़ा रहे हैं, औरंगजेब के बारे में पढ़ा रहे हैं, अगर कोई भी टीचर आप लोगों को औरंगजेब या बाबर के बारे में पढ़ा रहे हैं या आप किसी बुक में पढ़ रहे हैं तो जो हम पढ़ाएंगे वही बुक में भी आप लोगों को पढ़ना है। लेकिन बोरिंग सब्जेक्ट इतिहास होते हुए भी क्यों बोरिंग होता है? क्योंकि इतिहास में सबसे अधिक फैक्ट होते हैं, सबसे अधिक डेट होते हैं जिसे याद करना कठिन होता है। तो सबसे पहले मैं एक अलग माध्यम से आपको इतिहास सिखाऊंगा। सबसे पहले इतिहास में आपको मैं रुचि दिलाऊंगा, यानी कि रुचि आपके अंदर पैदा करूंगा। क्योंकि जितने भी साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं उनको बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है इतिहास। तो मेरा जो इतिहास सिखाने का आज का क्लास रहने वाला है वो सबसे अलग रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपके अंदर रुचि को प्रकट करूंगा और फैक्ट बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ डेट के माध्यम से आप लोगों को अच्छे ढंग से इतिहास सिखाने का काम करूंगा। आज ये मेरे साथ इतिहास के बारे में बात किया जाता है तो इतिहास को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके बताते हैं, यानी कि अध्ययन करते हैं। इतिहास को हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट भाग होता है प्राचीन इतिहास का, मध्य यानी कि सेकंड भाग होता है मध्य इतिहास का, और थर्ड भाग होता है आधुनिक यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का होता है। अगर आपसे हम बात करें प्राचीन इतिहास का डेट का बात करें तो 2350 बीसी से 700 एडी के बीच होता है। अगर हम आपसे प्राचीन इतिहास के बारे में बात करें तो इसका समय होता है 2350 बीसी से लेकर के 700 एडी होता है। और मध्य इतिहास का बात किया जाए तो इसका टाइमिंग जो रहने वाला है हमारे साथ वो 700 एडी से लेकर के 1707 एडी तक रहने वाला है। और हमारा जो आधुनिक इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसका अगर टाइमिंग का बात किया जाए तो 1707 एडी से लेकर के जब तक 1947 से पहले मेरा देश आजाद नहीं हुआ तब तक का टाइमिंग रहने वाला है। बात को समझ पा रहे हैं? अब हम लोगों के बाद हम कोई भी एग्जाम का जब प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले मेरे को समझना चाहिए कि उसका सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आने वाला है, तभी हम किसी एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक मैं मैथ के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर किसी एग्जाम में हिस्ट्री से अगर 10 क्वेश्चन आपका एग्जाम करता है, आपका कमीशन 10 क्वेश्चन पूछने का काम करता है, तो सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए कि ये 10 क्वेश्चन जो है वो प्राचीन इतिहास से कितने पूछेगा, मध्य इतिहास से कितना पूछेगा और आधुनिक इतिहास से कितना पूछने का कमीशन मेरा क्वेश्चन काम करेगा। अगर मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन कोई इतिहास से किसी भी एग्जाम में पूछ रहा है तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन मान लीजिए प्राचीन इतिहास से पूछने वाला है। बाकी बचा 3 क्वेश्चन तो पूछने का काम करेगा मध्य इतिहास से बात पूछने का काम करेगा। और थर्ड जो हमारा 5 क्वेश्चन पूछने का काम करेगा वो कहां से करेगा, यानी कि आधुनिक इतिहास से। तो जो कोई भी 2-3 मंथ से कोई भी अगर बच्चा, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी मेरे प्यारे साथी अगर किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो जो 2 क्वेश्चन पूछने वाला एग्जाम है वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और जो भी और 3 क्वेश्चन जो पूछने वाला है वो क्या करने वाला है, अपना लेवल बदलेगा और मध्य इतिहास से थोड़ा हार्ड डालेगा क्वेश्चन। और जो 5 क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो क्या करेगा, सबसे हार्ड डालेगा, यानी कि आधुनिक इतिहास से डालेगा, मॉडर्न हिस्ट्री से डालेगा। अगर हम आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं कि मान लीजिए कि एक मैच क्रिकेट चल रहा है और वह क्रिकेट
इंडिया और श्रीलंका के बीच चल रहा है, और इंडिया के जो एक बैट्समैन मान लीजिए कि रोहित शर्मा है, और इस श्रीलंका के एक मशहूर बॉलर मलिंगा है। अगर मलिंगा का सामना रोहित शर्मा कर रहे हैं तो मलिंगा क्या सोचेंगे, मान लीजिए कि पहली बार रोहित शर्मा और मलिंगा आपस में भिड़ रहे हैं, तो जो मलिंगा रोहित शर्मा के सामने बॉलिंग करने आएगा तो मलिंगा यही सोचेगा कि रोहित शर्मा का कोई वीडियो देखा होगा या कोई मैच देखा होगा, तो वो यानी कि मलिंगा यह सोचेगा कि भाई रोहित शर्मा को हम कैसा बॉल डालेंगे कि ये फंस सकते हैं। यानी कि रोहित शर्मा का बैटिंग करने का जो उनका जो स्टाइल है, उनका किस लेंथ में अगर बॉलिंग करेंगे तो उसका उनका क्या है, प्रोपोर्शन यानी कि मजबूत है। तो सबसे पहले अगर इससे 5 क्वेश्चन आते हैं तो इससे पहले यानी कि मजबूत स्ट्रॉन्ग क्या है, आधुनिक इतिहास है। तो सबसे पहले मेरे को आधुनिक इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। आइए मेरे प्यारे साथियों, अब इतिहास को थोड़ा एक बार और विस्तृत से आपको बताते हैं। प्राचीन इतिहास जिसका टाइमिंग रहने वाला है 2350 BC से लेकर के 700 AD तक रहने वाला है। अगर प्राचीन इतिहास का बात किया जाए तो प्राचीन इतिहास में हम उस समय का अध्ययन करते हैं, उस समय की जानकारी प्राप्त करते हैं जिससे हमें किसी विशेष प्रकार का यानी कि कोई साक्ष्य नहीं रहता है। यानी कि वैसा इतिहास या उस टाइम का इतिहास का अध्ययन करना जिसके बारे में विस्तृत रूप से कोई भी जानकारी नहीं होता है, किसी भी इतिहासकार को जानकारी नहीं होता है, लेकिन कुछ साक्ष्य के आधार पर वह इतिहासकार क्या करने वाले हैं, इस प्राचीन इतिहास को समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। यानी कि इसके वैसा इतिहास का टाइम रहने वाला है जिसमें किसी भी तरह का कोई विशेष नॉलेज किसी भी इतिहासकार को नहीं रहता है। किसी साक्ष्य के आधार पर क्या करते हैं, इस इतिहास को बताने का काम करते हैं और समझाने का काम करते हैं। आप लोग क्लास में थोड़ा सा मेरे को टाइमिंग दीजिएगा क्योंकि फर्स्ट क्लास है। हम पहले ही आपको बोल चुके हैं कि आपके अंदर बोरिंग सब्जेक्ट इतिहास होते हुए भी सबसे पहले आपके अंदर हम रुचि को पैदा करेंगे, उसके बाद आपको इतिहास सिखाने का काम करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर बात किया जाए प्राचीन इतिहास में तो इसमें पढ़ना है मेरे को वैदिक काल के बारे में पढ़ना है, वैदिक काल के बारे में पढ़ना है, ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ना है। इसी तरह बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता को इसमें पढ़ना है। प्राचीन इतिहास के जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में इससे पढ़ना है। अगर आगे बात किया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में पढ़ना है, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। तो इसके पहले आपको हम कुछ फैक्ट समझाए थे एग्जाम के प्रिपरेशन के तौर पर कि अगर कोई क्वेश्चन इतिहास से 10 को पूछता है तो मान लीजिए प्राचीन से 2 पूछता है, मध्य से 3 पूछता है, तो बाकी बच्चा 5 क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से पूछेगा। तो हमें ज्यादातर जोर डालना पड़ेगा आधुनिक इतिहास पर। और इतिहास का जब भी बात किया जाता है मेरे प्यारे साथियों तो आप लोगों को थोड़ा सा यानी कि मैप के बारे में अध्ययन होना बहुत जरूरी होता है। मैप के बारे में अध्ययन बहुत जरूरी होता है। एक बार हम आपको मैप का दर्शन कराते हैं, उसके बाद इतिहास में आपको रुचि को बढ़ाते हैं। मैप हो गया, क्योंकि आपके अंदर मेरा पहले टारगेट है कि इतिहास सिखाऊंगा तो आपके अंदर रुचि को पैदा करूंगा। मैप पे आ जाइए। अगर इतिहास पढ़े हैं तो मैप के बारे में जानकारी आपको जरूर होगा। आइए, अगर मैप का बात किया जाए तो ये जो हमारा क्षेत्र रहने वाला है, यानी कि ये जो हमारा क्षेत्र रहने वाला है मेरे प्यारे साथियों, उस नॉर्थ अमेरिका रहने वाला है। यानी कि हम बता सकते हैं जिसे उत्तरी अमेरिका के नाम से जानते हैं। ये जो क्षेत्र हमारा रहने वाला है वो क्या है, नॉर्थ अफ्रीका यानी कि नॉर्थ अमेरिका है। ये जो नीचे वाला जो आप लोग दिख रहे हैं ना, मैप में दिख रहा है ना, इन नीचे वाला जो साइड रहने वाला है, नीचे वाला जो क्षेत्र रहने वाला है, इसको बोलते हैं साउथ अमेरिका, जिसे हिंदी में बोलते हैं दक्षिण अमेरिका के नाम से जानते हैं। इसे किससे नाम से जानते हैं, साउथ अमेरिका। बात को समझ पा रहे हैं? आ जाइए, ये जो हमारा क्षेत्र रहने वाला है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नाम सुने हैं ना, मैक्सवेल के बाद जब ऑस्ट्रेलिया का बात किया जाता है, डेविड वार्नर, मैक्सवेल सब आते हैं ना, तो ये जो हमारा क्षेत्र रहने वाला है यही के हैं मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया। बात को समझ पा रहे हैं? और ये जो हमारा क्षेत्र रहने वाला है ये है एशिया। ये जो है एशिया, अगर यहां से यहां तक पूरा क्षेत्र का बात किया जाए तो ये हमारा रहने वाला है अफ्रीका। एक महाद्वीप है ना, यानी कि अफ्रीका रहने वाला है। बात को समझ रहे हैं? ये जो हमारा क्षेत्र रहने वाला है ये रूसिया है।
ये क्या है? रूसिया है। और ये जो क्षेत्र रहने वाला है वो क्या है? हमारा यूरोप है। ये जो नक्शा में दिख रहा है ना मैप में, ये जो क्षेत्र रहने वाला है हमारा हमारा क्या रहने वाला है? यानी कि यूरोप रहने वाला है। यहाँ पर यूरेशिया, यूरेशिया नाम सुने हैं ना, यानी कि एशिया और यूरोप के सम्मिलित रूप को ही, जहां ये दोनों की सीमाएं मिलती हैं, यानी कि इसके सम्मिलित रूप को ही क्या बोला जाता है? यूरोशिया, यानी कि रूसिया, यूरोशिया बोला जाता है। बात को समझ रहे हैं? और ये जो मेरा प्यारा प्यारा देख रहे हैं ना आप, ये जो प्यारा प्यारा यहाँ से यहाँ का ये पूरा क्षेत्र देख रहा है, दिख रहा है ना, ये जो क्षेत्र देख रहा है, यही मेरा प्यारा भारत है। यही मेरा प्यारा क्या है? भारत है। आज आप लोगों के इतिहास के क्लास में सबसे पहले ना आधुनिक इतिहास पढ़ाऊंगा, नहीं मध्य इतिहास के बारे में पढ़ाऊंगा, और नहीं आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ाऊंगा। आज हम बात करेंगे भारत के बारे में। अगर आप लोगों से हम एक क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे, यानी कि भाई भारत की खोज किसके द्वारा किया गया, तो आप लोगों का आंसर होगा वास्को डी गामा। आप लोगों का आंसर क्या होने वाला है? वास्को डी गामा। आइए मेरे साथ बोर्ड पर देखिए। अगर भारत का बात किया जाए तो भारत का सबसे पहले खोज का बात किया जाए, अगर हम आप लोग से पूछे कि भारत का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोगों का आंसर होने वाला है यानी कि वास्को डी गामा के द्वारा भारत का खोज किया गया। अगर हम टाइमिंग का बात करें तो टाइमिंग क्या होने वाला है? 1498 में क्या किया गया, यानी कि भारत का खोज किया गया। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर दिया था। मैं कैसे मान लूं कि वास्को डी गामा भारत का खोज किएगा? मेरे प्यारे साथियों, यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कैसे मान लूं कि वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में भारत का खोज किया गया था? हम आपको अगर टाइमिंग का बात करें, अगर ग्राफ के माध्यम से समझाने की बात करें, तो मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म यहाँ पर होता है, तो इसका समय को क्या मानेंगे? शून्य मानेंगे। हम यहाँ के समय को क्या मानने वाले हैं? शून्य मानने वाले हैं। और इसके पहले जो प्राचीन इतिहास का बात करें तो इसका टाइमिंग 2350 रहने वाला है, 2350 बीसी रहने वाला है ना। यहाँ पर 2350 बीसी रहने वाला है। और 1498 में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद 1498 में, यानी कि वास्को डी गामा क्या करते हैं? यानी कि भारत की खोज करते हैं। ये बात बुक बोलता है और एनसीईआरटी भी बोलता है और विकिपीडिया भी बोलता है। लेकिन हम कैसे मान लें कि 1498 में भारत के खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था? क्योंकि इसके पहले 326 में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया था कब? 2326 में। और यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले ही सिकंदर जो था भारत पर आक्रमण कर दिया था। और 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा भारत की पता लगाया गया, खोज लगाया गया। और इनके बीच का अंतर देखते हैं हम लोग, तो 1718 वर्ष का अंतर आता है। तो हम कैसे मान ले कि 1498 में भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था? मेरी बात को मेरे प्यारे साथियों समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो सिकंदर जो आया था ना, वो सिकंदर आया था, वो भी कहां से आया था? यूरोप से ही आया था। और जो वास्को डी गामा आया था वो भी कहां से आया था? यानी कि यूरोप से ही आया था। अगर थोड़ा सा मैं आपको और फैक्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूं तो एक गुजरात राज्य है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के गुजरात राज्य के लोथल शहर, यानी कि लोथल एक जगह है। ये लोथल जगह गुजरात के, यहीं से पूरे विश्व में क्या किया जाता था? व्यापार किया जाता था। मेरी बात को मेरे प्यारे साथियों समझने की कोशिश कीजिए। इस सिंधु सभ्यता काल में क्या होता था? गुजरात के एक जगह लोथल से ही पूरे विश्व में व्यापार करने का काम किया जाता था। और यहां से ही पूरे विश्व भर में क्या होता था? व्यापार होता था। और व्यापार का जब बात करें तो रोम एक ऐसा देश था जहां की महिलाएं भारतीय रेशमी कपड़ों की दीवानी हुआ करती थी। और रेशम का कपड़ा भारत में ही मिलते थे। और रेशम का कपड़ा भारत से ले जाकर के, यानी कि रोम की महिलाएं उसे अपना करके बहुत खुश रहती थी और रेशमी कपड़ों की दीवानी होती थी। और जो भारत से रेशमी कपड़े रोम जाता था तो वहां की महिलाएं इस रोम यानी कि रेशमी कपड़े के बदले सोना दिया करती थी। क्या दिया करती थी? सोना दिया करती थी। इस बात को
बहुत सारे इतिहासकार लिखते हुए रोते हैं कि सोना एक जमाना ऐसा आएगा जहां रोम की सारी सोनाएं खत्म हो जाएगी और भारत दिन प्रतिदिन इस सोना को पा करके मजबूत यानी कि विकसित होते जाएगा। तब उसी टाइम हम बता दें कि आया था सिकंदर भारत आया था और 326 में भारत पर आक्रमण किया था। तो हम कैसे मान ले कि 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा भारत का खोज किया गया, कैसे मान ले? बात को समझ पा रहे हैं ना मेरे? अब एक बात बताइए, तब आप लोग से पूछे हम कि भाई वास्को डी गामा किसका खोज किया, समुद्री मार्ग का या भारत का? तो जब आप बोलेंगे समुद्री मार्ग का मेरे प्यारे साथियों, तो आप बताइए जब सिकंदर भारत में एंट्री किया था तो अपने साथ 2 कमांडर भी लाए थे। वो 2 कमांडरों के साथ आया था भारत, उसमें एक नेवी कमांडर भी थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिकंदर को समुद्री मार्ग का भी पता था, समुद्री मार्ग का भी पता था। तब हम नहीं कह सकते कि 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज किया गया। बात को मेरे समझ पा रहे हैं ना? तब हम कैसे कह सकते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा भारत का खोज किया गया? चलिए आ जाइए, अब मैप पर हम आपको ले चलते हैं। आज हम लोग अगर यूरोप का हम आपसे प्यारे साथियों बात करेंगे, यूरोप दिख रहा है ना, यूरोप दिख रहा है मैप में इधर यूरोप। अगर यूरोप का बात करें तो यूरोप में क्या होने वाला है कि यानी कि 8 से 9 मंथ का ठंड पड़ने वाला है। तो आप लोग मेरे को कमेंट में बताइए कि जिस क्षेत्र में सबसे अधिक ठंड पड़ने वाला है वहां की खाद्य फसल पर यानी खाद्य फसल पर जरूर कोई ना कोई प्रभाव पड़ने वाला है। तो यहाँ पर जो यूरोप के लोगों का खाद्य पदार्थ होने वाला है वह होने वाला है क्या? मांस। अगर मांस का बात किया जाए तो मांस हम लोग जब यूज करते हैं तो ऐसे थोड़े ना होता है कि मांस को लाते हैं और ऐसे ही खा उसको बिना पकाए हुए या बिना मसाले के पकाए हुए खा जाते हैं, ऐसा थोड़े होता है, नहीं होता है। अगर उसको हमें अधिक दिनों तक रखना होता है तो आज के जमाने में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्या आ गए हैं, फ्रिज आ गए हैं। फ्रिज के माध्यम से हम उस मांस को अधिक दिनों तक रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या ये थी कि यहाँ पर मानसून यानी कि ठंडा होने के कारण यहाँ पर लोगों के खाद्य पदार्थ की जो मुख्य भोजन बचा था वो मांस बचा था। और मांस को टेस्टी तभी बनाया जा सकता है जब उसमें बढ़िया ढंग से मसाला का यूज किया गया हो। और जो भी मांस अगर मेरे को आगे भी यूज करना है तो उसे यूज करने के लिए हम लोग देखते हैं कि घरों में अगर मसाले डालकर किसी अचार में अधिक दिनों तक रख सकते हैं ना, या कहीं कोई भी खाद्य पदार्थ अगर ज्यादा हो जाता है ओवर तो उसमें कुछ ना कुछ मसाले लगा करके उसके हम अधिक दिनों तक रखते हैं जिससे खराब नहीं होता है ना। तो वहां पर भी यह समस्या था कि जो भी मांस खाने के बाद बचता था उसे अधिक दिनों तक कैसे रख करके यूज किया जा सकता है। अगर मसाला रहे, मसाला में उसे मांस को लगा देंगे यानी कि उसको रख देंगे तो अधिक दिनों तक रह सकता है। तो एक सबसे बड़ी समस्या थी कि यूरोप में यानी कि मसाला उपलब्ध कहां से कराया जाए। तो अगर मसाला का बात किया जाए तो हमारा प्यारा भारत याद आता है, ये प्यारा भारत याद आता है। और इसका केरल एक राज्य है वहां वो याद आता है, क्योंकि भारत में मसाले की सबसे अधिक उपज कहाँ होता है, यानी कि केरल होता है, यानी कि भारत में होता है। तो यहाँ पर यूरोप में एक व्यक्ति थे, हेनरी नामक व्यक्ति थे। हेनरी नामक एक शासक थे। वो अपने नाविकों के बार बार प्रेरित करते थे कि भाई मसाले की खोज में भारत तक पहुंचा जाए, लेकिन उस समय कोई विशेष प्रकार का रास्ता मालूम नहीं था ताकि उस रास्ते के द्वारा भारत आसानी से चला जाए। तो एक व्यक्ति थे यानी कि इस यूरोप से चलने वाले प्रथम व्यक्ति यानी कि 1487 ईस्वी में एक बार्थोलोमेव डियाज नामक व्यक्ति भारत के खोज में यूरोप से इस रास्ते के द्वारा निकल गए। यानी कि यहाँ से बार्थोलोमेव डियाज नामक एक व्यक्ति थे, नाविक थे, जो 1487 ईस्वी में भारत को खोजने निकल गए इस यूरोप से, इस रास्ते के माध्यम से। यहाँ से चल करके यानी कि बार्थोलोमेव डियाज यहाँ से चल करके यहाँ पर आ गए, यानी कि साउथ अफ्रीका आ गए। और जो भी नाविक आते थे उनका मानना यह था कि भाई दुनिया गोल है, अगर दुनिया में हम अगर कहीं घूम करके जाते हैं तो दुनिया पृथ्वी गोल होने के चलते हम किसी ना किसी रूप से फिर गोल टाइप का जिस बिंदु से चलेंगे उसी बिंदु पर फिर
पहुंच जाएंगे। ये भी डर बना रहता था। कुछ इतिहासकार ये भी बताते थे कि पृथ्वी का अंत हो जाएगा और हम लोग मर जाएंगे। तो ये बार्थोलोम्यू डियाज 1487 में ये जब यूरोप से चला और चल करके इस साउथ अफ्रीका वाले रास्ते से साउथ अफ्रीका पहुंच गया। यहां पर जब पहुंचा तो बार्थोलोम्यू डियाज इसे क्या गया, यानी कि तूफानों का शहर बताया। और वास्तव में बात किया जाए तो साउथ अफ्रीका एक प्रकार का समुद्री क्षेत्र पर बसा मतलब क्षेत्र रहने वाला है, जहां अधिकतर जिस क्षेत्र में समुद्र रहते हैं उस क्षेत्र में अधिकतर बाढ़ या आप लोग बोल सकते हैं आंधी आने की समस्या सबसे अधिक बड़ी रहती है। तो इस बिंदु से, इस रास्ते से जब यहाँ पर बार्थोलोम्यू डियाज पहुंचा तो यहाँ तूफानों को देख करके इस जगह का नाम उत्मासा अंतरिक्ष रखा। या क्वेश्चन हमारा कमीशन दिल्ली वाला एग्जाम में कर चुका है कि उत्मासा अंतरिक्ष की खोज किसके द्वारा किया गया, तो यानी कि बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा किया गया, जिसे एक दूसरा और नाम से भी जानते हैं, केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। और यहाँ तक पहुंचा, यानी कि कौन, बार्थोलोम्यू डियाज, जो प्रथम व्यक्ति यूरोप से भारत की खोज में चला था, वो अब साउथ अफ्रीका तक पहुंचा और यहाँ पर तूफानों का शहर बताया, यानी कि उत्मासा अंतरिक्ष की खोज की, यानी कि तूफानों का शहर, या आप बोल सकते हो केप ऑफ गुड होप की खोज की। और यहाँ से बोला कि अगर हम इससे आगे जाएंगे तो पृथ्वी का अंत हो जाएगा और हम लोग मर जाएंगे। यहाँ से डर से अब यहाँ से वो रिटर्न चला गया, कहाँ, फिर यूरोप। रिटर्न जाने के माने प्यारे साथियों कुछ रीजन रहे होंगे। अगर आपसे बात करें तो शायद कहीं इसकी मम्मी का याद आया गया होगा बार्थोलोम्यू डियाज का, या इनकी पत्नी का याद आ गया होगा, बस यहाँ से ये रिटर्न चले गए होंगे। बात को मेरे समझ पा रहे हैं। अब आइए, जब ये रिटर्न चले गए, जब इसकी खबर हेनरी को लगा कि भाई जो बार्थोलोम्यू डियाज भारत के खोज के लिए निकले थे वे डर से वापस चले आए हैं, तो इनके मन में इनके आगे एक बहुत बड़ी और समस्या आ गई कि भाई अब तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। कहाँ, यानी कि यूरोप में। अब यहाँ पर इससे 5 साल बाद, यानी कि 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज जब निकले थे भारत के खोज में, इनसे 5 साल के बाद एक और व्यक्ति निकला यूरोप से भारत के खोज में, जिसका नाम कोलंबस था। वो 1492 में भारत की खोज के लिए निकला। और ये जो निकला व्यक्ति ना, डायरेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया और नॉर्थ अमेरिका पहुंच गया, यानी कि अमेरिका पहुंच गया। ये डायरेक्ट जो बार्थोलोम्यू डियाज पहुंचे थे वो कहाँ पहुंचे थे, यानी कि साउथ अफ्रीका पहुंचे थे। लेकिन जो दूसरा निकला, यानी कि कोलंबस आया था उससे 5 साल बाद 1492 में, तो ये डायरेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया। यहाँ से चलते 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 कहाँ पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। और जो कोलंबस आया था ना, कोलंबस, वो अपने नाविकों के साथ निकला था भारत को खोजने के लिए। और जब अमेरिका पहुंच गया ना, तो इसके नाविकों को लगा कि भाई हम भारत की खोज कर दी। और जब अमेरिका ये पहुंचा था तो हम देखते हैं कि अमेरिका के लोग बहुत गोले होते हैं और उनके नाक पर क्या होता है, लाले लाले थे। तो इसके कोलंबस के नाविकों ने उन्हें रेड इंडिया का नाम दिया। क्या नाम दिया, रेड इंडिया का नाम दिया। और एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है कि रेड इंडिया कहाँ की जाती है, रेड इंडिया कहाँ की जाती है। एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रेड इंडिया कहाँ का जाती है, तो कहाँ का जाती है, यानी कि अमेरिका की जाती है। यार जब ये कोलंबस के नाविक जब खुश हो गए कि भारत का खोज कर लिए, तो उसमें से एक ऐसा नाविक था जो बोला कि भाई जब हम भारतीयों को देखे हैं तो भारतीय काले होते थे, लेकिन यहाँ पर कोई काला दिखाई नहीं दे रहा है और केवल गोले दिखाई दे रहे हैं। सोचने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है। तो बाद में पता चला कि भाई ये भारत नहीं है, ये भारत नहीं है, ठीक बा, ये कौन सी बात है, अमेरिका बात है। अब तो जितना ही मतलब उब गए रहे लो कि बहुत खुश रहे लो कि भारत के तो खोज कर देंगे, मसाला भर भर के ले जाएंगे यूरोप में और हेनरी को दिखाएंगे कि हमने भारत की खोज किए और मसाला आपके पास लाए। लेकिन बाद में मेरे प्यारे साथियों पता चला कि ये भारत नहीं है, ये क्या है, अमेरिका है। अब यहां से फिर रिटर्न चला गया, कहां, कोलंबस, यूरोप। अब कहां चला गया, यूरोप चला गया। तब इस बात को भी पता चला हेनरी को कि भाई अब कोलंबस के भी बस के बात नहीं है भारत को खोजना, अब किसको भेजा जाए। तो यही 1492 के बाद 1498 में भारत की खोज के लिए निकला वास्को डी गामा।
कौन निकला? वास्को डी गामा निकला। और वास्को डी गामा 1498 में भारत के खोज के लिए निकला। बस आज की क्लास में आप लोगों को इतना ही बताऊंगा और अगले क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि वास्को डी गामा भारत कैसे पहुंचा और कैसे भारत की खोज की और अपने साथ व्यापार के रूप में क्या ले गए। इसको जानने के लिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस टारगेट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सुधारने का काम करूंगा। जय हिंद।